हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्वेश्चंस का। तो वैल्यूएशन क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे। हाउ डू यू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एग्जिट मल्टीपल व्हेन कैलकुलेटिंग द टर्मिनल वैल्यू। तो बेसिकली आप नॉर्मली कंपेरेबल कंपनीज देखते हो और मीडियन देखते हो सेट का, जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो उनको। एक रेंज ऑफ एग्जिट मल्टीपल देखी जाती है जो टर्मिनल वैल्यू जिस हिसाब से काम कर रहे हैं रेंज में, और पिक करते हैं एक स्पेसिफिक नंबर। जो मीडियन इबिटा मल्टीपल होते हैं सेट के वो 8x होते हैं, और जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं 6x to 10x देखी जाती है कैसे काम कर रही है। कैलकुलेट कैसे करते हो टर्मिनल वैल्यू जो आपको हायर वैल्यूएशन देगी। मल्टीपल मेथड से ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। देखो ये जनरलाइज़ करना इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट होते हैं असम्पशंस पे जो आप यहाँ पे बना रहे हो। और इन जनरल ये चीज़ें देखी जाती है कि जो मल्टीपल मेथड है वो इंश्योर करे कि आपके नंबर हैं सही यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं या नहीं, और उसी के बेसिस पे ये निकाला जाए कि जो मल्टीपल मेथड है वो ज़्यादा वेरिएबल है आपका गोल्डन ग्रोथ मेथड से। जो एग्जिट मल्टीपल होते हैं एक वाइडर रेंज होती है उनकी, और उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ मल्टीपल्स होते हैं, इसके बेसिस पे काम किया जाता है। फ्लोज क्या होते हैं आपके टर्मिनल वैल्यू में मल्टीपल्स में काम करते हुए। तो देखो जो चेंजेस होते हैं आपकी ईजिली यहाँ पे काम करते हैं। जो मीडियन मल्टीपल्स हैं वो 5 to 10 ईयर्स के देखे जाते हैं, और एक्यूरेटली बाय द एंड ऑफ द ईयर ये चीज़ देख रहे हो। और जो नॉर्मली देखा जाता है कि वाइड रेंज ऑफ मल्टीपल है, ताकि सेंसिटिविटी यहाँ पे देख सको और वैल्यूएशन उस हिसाब से चेंज होती है आपकी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर कैसे हैं 5 बिलियन और 500 मिलियन मार्केट कैप कंपनी के लिए। देखो हायर होगी 500 मिलियन मार्केट कैप कंपनी के लिए, क्योंकि अगर सारी चीज़ें इक्वल देखी जाए तो स्मॉलर कंपनीज हैं एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म लार्ज कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। और एक साइज़ प्रीमियम होता है कैलकुलेशन करते हुए, या इंश्योर करते हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हाई होगी 500 मिलियन वाली कंपनी के लिए। वैक क्या होता है और कैसे हायर है 5 बिलियन या 500 मिलियन वाली कंपनी के लिए। देखो बिट ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है या नहीं उन कंपनीज़ के लिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर आपका परसेंटेज के हिसाब से काम करता है। रिलेशनशिप क्या होती है डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। देखो ज़्यादा डेट होती है मतलब कंपनी ज़्यादा रिस्की है, और कंपनी के अंदर लेवर्ड बीटा है जो आपका हायर होता है। सारी चीज़ें इक्वल रखी जाए, जो एडिशनल डेट है आपकी वो रेस करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, और जो लेस डेट है आपकी वो लोअर करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। दो कंपनीज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक के पास डेट है दूसरे के पास नहीं है, तो किसका हायर वैक होगा। देखो जो विदाउट डेट है वो जनरली हायर वैक होगा उसका, क्योंकि डेट क्या है लेस एक्सपेंसिव होती है इक्विटी से। जो इंटरेस्ट और डेट है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल होता है। डेट क्या है सीनियर होता है इक्विटी पे इन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो डेट होल्डर्स पे करते हैं पहले लिक्विडेशन में और बैंकरप्सी सिनेरियो में। जो इंटरेस्ट रेट है डेट के ऊपर वो यूजुअली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी होते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ डेट पोर्शन है वैक वो आपका कंट्रीब्यूट करता है लेस टू द टोटल फिगर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी पोर्शन। अगर कंपनी के पास लॉट ऑफ डेट है और जो कॉस्ट ऑफ डेट है इंक्रीज़ होता है आपका और ग्रेटर देन होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो एक्सट्रीमली रेयर है कि कंपनी विदाउट डेट हायर वैक होता है उसका इन द 90% ऑफ द केसेस। किसका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है कंपनी के DCF वैल्यूएशन पे, और 10% चेंज इन रेवेन्यू 1% चेंज इन डिस्काउंट कैसे होता है। देखो आप इसको बोल सकते हो डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम है जो आपका 10% डिफरेंस आपकी रेवेन्यू में वो आपका ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और चेंज इन रेवेन्यू इफेक्ट नहीं करता आपकी करंट ईयर के रेवेन्यू को। और जो रेवेन्यू और EBITDA हैं आपके फ्यूचर में होते हैं टर्मिनल वैल्यू के बेसिस पे, इस हिसाब से निकाला जाता है। अगर 1% चेंज है रेवेन्यू में और 1% चेंज है डिस्काउंटेड रेट में, कैसे होगा। डिस्काउंट रेट आपकी बिगर इम्पैक्ट होता है वैल्यूएशन पे, करेक्शंस इसी हिसाब से देखी जाती है। अब वैक कैसे कैलकुलेट करोगे प्राइवेट कंपनी के लिए। देखो प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके पास मार्केट कैप या बीटा नहीं होता, और वो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट करती है वैक को बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय द ऑडिटर्स और वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा, उसी हिसाब से काम किया जाता है। बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट के प्रोजेक्शंस को देखो DCF मॉडल के लिए कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट अप्रोचेस ली जाती है। खुद की प्रोजेक्शंस बनाओ या मॉडिफाई करो मैनेजमेंट के प्रोजेक्शंस को ज़्यादा कंजर्वेटिव बनाने के लिए उन्हें, या फिर एक सेंसिटिव टेबल शो करो बेस्ड ऑन द डिफरेंट ग्रोथ रेट एंड मार्जिन्स, ताकि शो कर सको वैल्यूज़ को, एज्यूम करो मैनेजमेंट के प्रोजेक्शंस को जो एक ज़्यादा कंजर्वेटिव सेट ऑफ नंबर्स है कंपेयर टू दूसरे नंबर्स के।
DCF कैसे होता है आपका बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए? बैंक यूज़ करते हैं डेट डिफरेंटली दैन द अदर कंपनीज, और वो री इन्वेस्ट नहीं करते इसको बिजनेस में, उसको बेसिकली प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं। और जो इंटरेस्ट है क्रिटिकल पार्ट होता है बैंक्स का, बिजनेस मॉडल्स का। और जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है आपका लार्जर दैन द बैंक्स नेट इनकम होता है। जो ट्रेडिशनल मेजर है कैश फ्लो के, वो बेसिकली आपको ये चीज़ बताते हैं। और सेंसिटिव एनालिसिस कैसे होता है और किस हिसाब से देखा जाता है? देखो, रेवेन्यू ग्रोथ इज इक्वल टू टर्मिनल मल्टीपल, ये चीज़ है। EBITDA बाय मार्जिन मल्टीपल बाय डिस्काउंट रेट, इस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है और ऐसे ही बेसिकली काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।